जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो सभी साथियों का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हैं तो सब चीज़ है। और मैं आप लोग को डेली जो प्रैक्टिस सेट हमेशा ला रहे हैं बीपीएससी से प्रश्न, जितने सारे बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सारे प्रश्नों को आप लोग के सामने प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप लोग को तो पता ही है कि जितने सारे मैं प्रश्नों को लेते हैं उसका अच्छे तरीका से विश्लेषण भी करते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो ये सब आपको पता है। एनसीईआरटी लेवल और बीटीसी के भी हम प्रश्नों को यहाँ पे रखते हैं, आप लोग को कराते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है कि सरकार की संपूर्ण देयता, यहाँ पे एक शब्द आ गया है संपूर्ण देयता का को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे ए में कर है कि प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तो जो इसमें से संपूर्ण देयता को जो परिभाषित अच्छे तरीका से करता है, जो सरकार के अधीन है, वह है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, राजकोषीय घाटा। अब आपके दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर तो भी आ गया, लेकिन राजकोषीय घाटा होता क्या है ये आपको नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये जो राजकोषीय घाटा होता है, एक घाटा होता है, यह सरकार का कुल व्यय, जो सरकार के द्वारा जो कुल व्यय होता है वह वित्तीय वर्ष में, मतलब बीते हुए वर्ष में, उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व, दो तरह का राजस्व हो गया, कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। और उसका जो अंतर वित्तीय वर्ष के लिए वही जो होता है राजकोषीय घाटा होता है। तो इसको अगर अच्छे तरीका से समझना है तो इसके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं जिसको हम लोग अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या है मैं आप लोग को बता देते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर जो होता है सरकार का कुल व्यय होता है, सरकार का कुल व्यय। ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग अगर कॉपी पर नोट करना होगा उसे नोट कर लीजिएगा। सरकार का कुल व्यय का मतलब होता है पूंजी और राजस्व का व्यय, ठीक है। इसके बाद अगला जो है सरकार की कुल आय प्लस में होता है सरकार की कुल आय। अब यहाँ पे आया बात कि सरकार की कुल आय का मतलब क्या होगा। तो सरकार की कुल आय में आ जाता है राजस्व प्राप्ति और ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियां, ये जो होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा साथियों, सरकार का कुल आय माइनस जो होता है यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। सरकार का कुल आय, कुल व्यय माफ कीजिएगा, पूंजी और राजस्व व्यय, और माइनस जो हो गया सरकार की कुल आय जिसमें होता है राजस्व प्राप्ति, आप प्लस में होता है ऋण की वसूली, ऋण की वसूली होता है, और प्लस में जो होता है अन्य प्रणाली होता है। ये जितने सारे जो आ जाते हैं ये राज्य सरकार की कुल आय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यही फॉर्मूला है, इसका जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय जिसमें पूंजी और राजस्व व्यय दोनों शामिल है, और माइनस जो होता है सरकार की कुल आय जिसके में राजस्व प्राप्ति और ऋण की वसूली और प्लस में अन्य प्रणाली शामिल हो जाती है। दो प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। दो जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A मतलब आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सा जो है वह जो है संविधान का संशोधन है। तो 52वें संविधान संशोधन, 73वें, 74वें, और यहाँ पे डी में दिया है 86वें संविधान संशोधन। तो यही ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है 86वें संविधान संशोधन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002
2002 ने संविधान में आर्टिकल 21 के ए में को जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क मतलब मुक्त रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 86वें संविधान संशोधन आप जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न लिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952 और वर्ष 1953। तो यहाँ पे जो बिहार में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में मैं आप लोग को कुछ बता देते हैं। अगर मान लीजिए भारत देश की बात करते हैं, पहले भारत देश में ही होगा, तब इसके बाद बिहार में होगा, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत जो है ये राज्य है बिहार। तो देश का जो पहला जो आम चुनाव हुआ था वह आज़ादी के बाद पहली बार लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, आज़ादी के बाद। ठीक है, कब? तो सन 1952 ईस्वी में। सन 1952 ईस्वी में इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की, मतलब 1952 में चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई थी। उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो थे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जो बिहार में जो सीट थी लोकसभा का, वो कितना सीट था? तो 58 सीट था। उस समय बिहार में लोकसभा की 58 सीट थी, जिसमें से चुनाव जब हुआ तो उसमें से जो 48 जो सीट मिला वह कांग्रेस के जीता। 48 जो सीट मिला वह कांग्रेस ने जीता, और जो इसमें से 10 सीट बच गया वह अन्य सीट में शामिल हो गया, मतलब अन्य के प्रति चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो होगा वर्ष 1952 में बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न चौथा जो प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम बीपीएससी कहते हैं। बीपीएससी कहते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग। और जो 7 चरण का एग्जाम भी बीपीएससी के माध्यम मतलब बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला है, और आपका संभावित एग्जाम कह सकते हैं तो अगस्त में जरूर होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी जरूर करिएगा। ठीक है, तो जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था जनवरी 1945, 47 जनवरी और अप्रैल 1949, मई 1950। तो इसको जरूर आप लोग को ध्यान में अच्छे तरीक़ा से रखना है। अप्रैल 1949 में जो है बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं। बिहार में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। प्रथम पूछा जाता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस चीज़ को आपको जरूर याद करना होगा। श्री आर के महाजन थे। कौन थे? तो श्री आर के महाजन। श्री आर के महाजन जो थे ये बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। अब रही बात कि अब वर्तमान में बता दीजिए सर कि वर्तमान में जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार में जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह है मनोज सोनी। वह है मनोज सोनी। ठीक है, ये जो है 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष बने। माफ कीजिएगा साथियों, ये जो मनोज सोनी है ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने 5 अप्रैल 2022 को यूपीएससी। ओके, आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी के भी प्रश्न पूछा जाता है, आ जाता है प्रश्न कि यूपीएससी के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो आपको मनोज सोनी को जरूर याद करना होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न, हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है 5 नंबर। और साथियों जो भी आपको प्रश्न को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हम उस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से और सोचेंगे कि अच्छे तरीक़ा से समझा पाएँ आप लोग को। जुआरी ब्रिज आया है। जुआरी जो ब्रिज है भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टैंड ब्रिज है। यह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, बिहार में कि हिमाचल प्रदेश में? तो ये जो होगा गोवा में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? गोवा में। जुआरी जो ब्रिज है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा
केबल स्टैंड ब्रिज है, जो कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। ये जो ब्रिज है इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं कि नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे बड़े जो जुआरी ब्रिज है इसको क्या किए थे, उद्घाटन किए थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। और इन्होंने 29 दिसंबर 2022 को गोवा में नए जुआरी पुल के पहले चरण के उद्घाटन किए थे। और ये जो ब्रिज है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टैंड ब्रिज है। ठीक है, तो इसे जरूर आप लोग याद कीजिएगा। अब यहाँ पे बात किया है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल कौन है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, अगर बात करता है कि मुख्यमंत्री यहाँ के सीएम कौन है, तो प्रमोद पांडुरंग। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है, तो प्रमोद पांडुरंग। ओके, आगे ये प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर है धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उड़ीसा जो राज्य है यह दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर जिसको हम धनु यात्रा के उत्सव के नाम से जानते हैं वह उड़ीसा राज्य में आयोजित हुआ है। ओके, दुनिया की सबसे बड़े जो ओपन थिएटर के रूप में जाने वाली जो प्रसिद्ध 11 दिवसीय जो धनु यात्रा है वह उड़ीसा में मनाई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये ओपन एयर थिएटर भी है, इस चीज को भी याद करना होगा। अब आया है उड़ीसा की बात, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको याद है कि नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आगे प्रश्न आते हैं 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चर्चा में रहे वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित होना चाहिए, किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, ये जो है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बाद हावड़ा पुरी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू होने जा रही है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद करिएगा। आगे प्रश्न जो है 8 जो प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही होगा, गुजरात, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। ओके, अब रहा बात आया है गुजरात का, तो गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ओके, और ये भी बात आता है ये कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो ये 17वें मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र भाई जो पटेल हैं ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे ये भी बात आता है ध्यान में कि राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत जो है यहाँ गुजरात के राज्यपाल हैं। ओके, सारे प्रश्नों को मैं अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। 9 प्रश्न है कि बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है। संथाली, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि बिहार की आधिकारिक जो भाषा है हिंदी है और दूसरी जो आधिकारिक भाषा होना चाहिए
आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वह क्या है, उर्दू है। पहली आपको ध्यान रखना होगा, पहली जो आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है और दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उर्दू है। हिंदी भाषा की लिपि भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपको याद रखना होगा देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। उसी तरह हिंदी और संस्कृत ये दोनों की जो भाषा होती है, वह जो लिपि होती है वह देवनागरी ही होती है। और एक पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, क्योंकि आप लोग टीचर बनिएगा तो ये सब आपको जरूर याद करना होगा, परीक्षा में जरूर काम आता है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होगा और हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होता है। तो मैं आप लोग अगर कहिएगा कि सर जो हिंदी जो है हिंदी से भी संबंधित कुछ प्रश्नों को करा दीजिए, तो मैं आप लोग को हिंदी से भी प्रश्नों को करा देंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हिंदी से भी प्रश्न जो है करा दीजिए। जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, संधि हो गया, समास हुआ, लिपि हो गया, इसके बाद विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश हो गए, मुहावरा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसके लिए भी लेक्चर ला दूंगा और आपको अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपको उसमें हिंदी व्याकरण में किसी भी तरह का जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर आपको मैं बता देंगे तो आपको दिमाग में वो चीज़ हमेशा याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग की जो अगर है बात कि हाँ आप हिंदी से भी लेक्चर जो वीडियो बना दीजिए सर, तो मैं ज़रूर बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 10 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 10 जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, कौन से राज्य में? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो जो यहाँ पे नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना जो शुरू हुआ है वह तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो बता देते हैं कि तमिलनाडु जो सरकार है 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। कितना? तो 25.14 करोड़ की जो रुपये की लागत से जो यहाँ पे राजकीय पशु के अंतर्गत नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की जो है आदेश दिए हैं। और ये जो है देश की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है। देश की अगर याद करना होगा, जो भारत देश की नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में है। ओके, अब यहाँ पे तमिलनाडु का बात है, तो इसके राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु की बात आ गया तो इसके राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण जो रवि हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, इस बात को भी जरूर आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। और यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कौन है, 8वें मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं, तो उनका नाम मधुवेल करुणानिधि स्टालिन। याद कर लीजिएगा, नाम बड़ा है, फिर से बताते हैं, मधुवेल करुणानिधि स्टालिन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। 11 प्रश्न पे आते हैं। 11 जो प्रश्न है यहाँ पे है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन जिसको ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? कौन सा जो है यहाँ पे एक कंपनी है जो चार्जिंग पॉइंट जो है स्थापित करने की योजना बनाई है? टेस्ला, सुजुकी मोटर्स, टाटा पावर और महिंद्रा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो टाटा पावर जो कंपनी है ये जो है नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023, ऑटो एक्सपो जो 2023 में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस का प्रदर्शन कर रही है। और देश भर में ये 25,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है। कौन सी कंपनी है? तो टाटा पावर कंपनी है। 12 प्रश्न कर रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरदी मेला, ध्यान दीजिएगा, हरदी मेला का आयोजन किया जाएगा? हरदी मेला बोधगया, नालंदा, मुजफ्फरपुर में और पटना में। तो जो हरदी मेला का जो आयोजन किया जाता है वह मुजफ्फरपुर जो है जिला है बिहार का, यहाँ पे किया जाता है। अब ये क्या होता है? तो जो हरदी मेला है मुजफ्फरपुर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर, कब होता है? तो शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला जो है
15 दिन तक आयोजित किया जाता है। कितना दिन तक? 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। कौन से जिले में? मुजफ्फरपुर जिले में। और जो बिहार का सबसे जो मशहूर जो मेला माना जाता है, सोनपुर मेला माना जाता है, जो ये जो है हर साल कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर और दिसंबर में लगता है। और एशिया का सबसे बड़ा भी मेला जो है ये कौन सा है? सोनपुर मेला। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एशिया का सबसे बड़ा जो मेला है सोनपुर मेला है, ये बिहार में लगता है। इस चीज़ को जरूर आप लोग नाम याद करिएगा। और मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के भी नाम से जाना जाता है। हरिहर पूछ देगा कभी कभी प्रश्न में कि हरिहर क्षेत्र मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है, लगता है, तो आपको याद रखना होगा बिहार में। ठीक है। और इसे स्थानीय जो लोग होते हैं इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। इससे स्थानीय जो लोग होते हैं वहाँ के, इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न जो 13 है। 13 जो प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लोक नाट्य संगठन नवरंग काला मंच स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुजफ्फरपुर जिला, औरंगाबाद, बक्सर और भागलपुर। तो यहाँ पे बक्सर जिला में स्थित है। जो नवरंग काला मंच जो स्थित है लोक नाट्य संगठन वाला, वह है बक्सर जिला में स्थित है। 14 प्रश्न पे आते हैं। 14 प्रश्न 14 जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो यहाँ पे जो हो गया, अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वह है 88.77%। कितना है साथियों? तो 88.77% है। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये बीपीएससी के द्वारा प्रश्न है और बीपीएससी ने यहाँ पे बी ऑप्शन को सही किया है, 89.53%। और मैंने बहुत सारे बुकों का अध्ययन किए हैं, तो यहाँ पे हमको याद हो रहा है कि 88.77% है, इसी के समथिंग है। तो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है। तो जो भी हो, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा 88.77%। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 86 से ज़्यादा होना चाहिए। 88 है तो लमसम कह सकते हैं 89 ही भी होगा, तो यहाँ पे 89.53% दिया है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 15 कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अर्जुमंद बानो बेगम। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुमताज महल जो है ये अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम भी है। और इनका जो जन्म हुआ था ये 1593 ईस्वी में, अप्रैल 1593 में कहाँ पे हुआ था? तो आगरा शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आगरा शहर में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो अब्दुल हसन आसम खान, ये जो एक फारसी सज्जन भी थे, और ये नूरजहां के भाई भी थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16 जो प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह। बहुत अच्छा ये शब्द लिखा गया है, उल गुलान विद्रोह। आप लोग को यहाँ पे शब्द जो आया है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा, संथाल, कच्छा नाग और कोल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, बिरसा मुंडा से संबंधित है। उल गुलान जो विद्रोह है ये बिरसा जो है मुंडा से संबंधित है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। मुंडा विद्रोह जब हुआ था उपमहाद्वीप में, कब हुआ था? तो 19वीं सदी में। 19वीं सदी में ये जो थे मुंडा, ये जो थे प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है। ओके, और 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने रांची के दक्षिण में आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और ठीक है, और यहाँ पे मुंडा जो थे राज्य और स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहते थे। अब यहाँ पे यह शब्द आ गया है कि उल गुलान विद्रोह का अर्थ क्या होता है? तो जो उल गुलान विद्रोह का जो अर्थ होता है वह ग्रेट ट्यूलट होता है। ग्रेट ट्यूलट होता है। इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। उल गुलान का अर्थ क्या होता है? तो ग्रेट ट्यूलट होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? भारत की शैक्षणिक जो नीति है उसमें फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? कार्नवालिस, चार्ल्स वुड, मैकाले और जे.एस. मिल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो रहा है, लॉर्ड मैकाले। सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन के जो प्रतिपादक थे वह लॉर्ड मैकाले थे।
आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 जो प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे दिया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जो है ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इस पार्टी का नाम याद रखना होगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि जब 1948 में जब कांग्रेस के समाजवादी दल का जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व कर रहे थे, तो बाद में जो गांधीवाद दल के साथ मिलकर उन्होंने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है डी ऑप्शन। 19 प्रश्न जो है कि भारत में राज्यों का विलयीकरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, गोविंद बल्लभ पंत और मौलाना आज़ाद। तो सरदार पटेल जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भारत में जो राज्यों का विलयीकरण हुआ था वह सरदार पटेल के साथ हुआ था। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इतिहास इसके थोड़ा बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 565 राजवाड़ों, जब 565 राजवाड़ों ने, जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट के मतलब क्या होता है? 565 राजवाड़ों में जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट, जिसको हम भारतीय साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं, जिसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा थे, वह भारत के हिस्से में आए राजवाड़ों के लिए एक एक करके उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे थे उन लोग ने। और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये बच गए थे। दोनों लोग बच थे, दो लोग थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक वो बीपी मेनन थे। बीपी मेनन थे। इन दोनों का जो हस्ताक्षर था वह नहीं लिया गया था, ये दोनों लोग बच गए थे। और यहाँ पे कहाँ कहाँ बचे थे? तो कहाँ कहाँ पर नहीं हुआ था? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। तो यही था राज्यों का विलयीकरण। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था। आगे प्रश्न जो है 20 जो प्रश्न है कि गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन बी आप लोग को ध्यान देना होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सर्वोदय समाज की स्थापना जो है ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया है, क्योंकि विनोबा भावे जी हैं, ये गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद 21 जो प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार की दक्षिणी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आती है? AW, CWG, वेग और AWG। तो AW जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा होता है वह जो है AW के अंतर्गत आता है। क्योंकि AW, अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, जो बिहार का जो अधिकांश भाग है वह CWG और तथा AW है। ये जो है मौसम विभाग से संबंधित है। ये तो ये यहाँ पे CWG और AW के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो थर्नाट के अनुसार, एक थर्नाट है, वैज्ञानिक है, थर्नाट के अनुसार अगर आप लोग पढ़िएगा तो जरूर पता चल जाएगा। इनके अनुसार जो है CAW, टिवार्थ के अनुसार जो है AW विभाग को माना गया। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि बिहार में नार्वेस्टर और चक्रवाती तूफान जो है मई जून के महीना में आता है। इससे पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है और इस काल को हम बैसाखी भी कहते हैं। तो AW यहाँ पे उन लोग के द्वारा सही माना गया है। इसके बाद जो 22 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है, साथ ही गंगा की एक सहायक नदी भी है। तो यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है जिसको हम उप नदी के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कमला, पुनपुन, कर्मनाशा और फाल्गु। तो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो है कर्मनाशा को सही किया गया है, सी ऑप्शन को सही किया गया है। तो सी ऑप्शन ही हम लोग सही कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को और बताते हैं कि एक तमसा नदी है और जिसे हम एक तमसा नदी, नाम सुने होंगे तो ठीक है। तमसा नदी है जिसको हम टोंस नदी के नाम से जानते हैं, टोंस
नदी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहने वाली ये नदी है, और ये गंगा की भी सहायक नदी है, उपनदी है। और ये जो है मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला में तमसा कुंड नामक जलाशय से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पीएससी कर्मनासा मरवा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी सी को कर्मनासा सही किया है। अब एक साथियों जरूर आप लोगों को ध्यान रख देना होगा कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, ध्यान देना होगा। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जमुना, रामगंगा, सरजू, गंडक, कोसी, महानदी, सोनगंगा, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियाँ है। इसके बाद चंबल और बेतवा जो है इनकी उप सहायक नदी है। जरूर याद कीजिएगा, उप सहायक नदी कौन है? चंबल है और बेतवा है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो है 23 की बिहार का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो अर्थवेद आपको जरूर याद करना होगा कि बिहार का जो उल्लेख है सर्वप्रथम अर्थवेद ग्रंथ में मिलता है। 24 प्रश्नों को देखिए। 24 जो प्रश्न है कि बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 और 5। तो देखिए साथियों, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा 5 ऑप्शन को सही किया जा रहा है। वो कह रहा है कि 5 होता है। हमने बहुत सारे बुकों का अध्ययन किया जिसमें 4 ही बताया गया है। बुक में 4 बताया गया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा 5 किया जा रहा है सही। तो हम लोग यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि कृषि जलवायु की दृष्टि से जो बिहार राज्य को 4 भागों में सम्मिलित किया गया है। पहला होता है पश्चिमोत्तर का मैदान, दूसरा जो होता है पूर्वी मैदान का भाग, तीसरा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी का मैदान, और चौथा जो होता है दक्षिणी का पठार क्षेत्र होता है। तो 4 ही है। अगर आप लोग 5 होगा तो बिल्कुल सही है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो 4 ही मालूम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुकों का अध्ययन किया तो 4 ही पढ़ा है। लेकिन ऑप्शन जो है 5 मरवाया जा रहा है, लेकिन खैर जो भी हो। और कहीं कहीं बुक में 2 भी बताया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा, कहीं कहीं बुक में 2 भी बताया गया है। तो यहाँ पे 25 प्रश्न जो है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्नों को मैंने पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे का लेक्चर जरूर देखे होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर सही करिएगा। भागलपुर, बांका, नवादा, गया। तो जरूर ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है, भागलपुर, क्योंकि भागलपुर बिहार का एक रेशमी कपड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और ये जो है भारत में जो भागलपुर जो है ये रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों की पारंपरिक शैली यहाँ पे उपलब्ध है। 26 जो प्रश्न है कि बिहार के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में मखना शोध संस्थान जो है स्थापित है? मखना शोध संस्थान, बहुत अच्छा प्रश्न। मधेपुरा, दरभंगा, लखीसराय और नालंदा। तो जरूर आपके ध्यान में गया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मखना शोध संस्थान का बात आया है। मखना शोध संस्थान का बात आएगा तो आपको दरभंगा जिले को याद करना होगा, क्योंकि बिहार में मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मखना शोध संस्थान जो है यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन करता है। ओके, और आगे देखिए प्रश्न। अगर देखिए साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बिहार के भी बारे में बताते हैं। आपको बिहार, हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं तो आपको बिहार के बारे में जानकारी रहना चाहिए। जो बिहार जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में और मध्य में स्थित जो है एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है और बिहार का जो असली नाम है मगध है। बिहार का असली नाम क्या है? मगध है। और बिहार के पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो मगध के ही नाम से जाना जाता था। और ये जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा जो है प्रदेश माना जाता है, जबकि क्षेत्र ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताएं। और यहाँ पे अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बराहवा माना जाता है। कितना माना जाता है साथियों? तो बराहवा। इस चीज़ को ध्यान आप लोग रखिएगा। 27 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें खुर नहीं पाए जाते हैं? सियार, जिब्रा, गिद्दड़ और हिरण। तो यहाँ पे जो सियार जो है एक ऐसा जानवर है जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। 28 प्रश्न देखिए। 28 जो प्रश्न है कि टेनिस जो है गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछालने का क्या कारण है? अगर हम लोग टेनिस गेंद खेलते हैं, ठीक है, 2 लोग खेलते हैं,
तो समतल की अपेक्षा जो है ऊंची चोटियों पर अधिक उछालने का क्या कारण है? जो है यहाँ पे कम गुरुत्वाकर्षण, काम दिया कम गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण, कम घनत्वीय वायु और कम वातावरणीय ताप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो सही होगा कम घनत्वीय वायु, क्योंकि वहाँ पे घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा टेनिस गेंद जो है अधिक उछलती है। तो जहाँ पे घनत्व कम होता है तो वहाँ पे जो टेनिस का गेंद होगा वह अधिक उछलेगी। आप एक बार करिएगा तो 5 बार उछलेगी। इसके बाद 29 प्रश्न जो है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है और अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यह सही हो रहा है कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा क्या करती है? अधिक प्रसार करती है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं। जो 30 प्रश्न है कि जब बंद थैली में रखे बदवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो थैली को भाप के दाब से फटने से बचने के लिए, ताप को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ को प्रवेश करने के लिए, सूक्ष्म तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने के लिए और खाद्य पदार्थ को सुगंध को छेद के द्वारा बाहर करने के लिए। तो यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से प्रश्नों को समझिए कि जब बंद थैली है उसमें बदवत खाद्य पदार्थ को रखा गया है तो सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? थैली में हम लोग इस लिए छेद करते हैं क्योंकि उसमें तो पहले से गर्म है खाद्य पदार्थ और उसका जो प्रेशर होगा, भाप का दाब होगा बहुत तेज होगा, तो वह फटने से बचाने के लिए अगर मान लीजिए पॉलीथीन है उसमें कुछ डाल देते हैं तो उसका जो है प्रेशर बढ़ने लगता है, गर्म चीज़ है, फूलने लगता है, तो उसी को भाप को बचाने के लिए वह गिरे मत, फटे मत, इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा छेद कर देते हैं जिससे वह फटने से बच जाए। तो इतने सारे मैंने प्रश्नों को कराए, 30 प्रश्न आपके लिए लाते हैं, डेली प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये इतने सारे प्रश्न थे जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी लेवल के ही प्रश्न थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसे सपोर्ट जरूर करिएगा, एक दूसरे को शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।